नमस्कार। महाविद्यालय विद्यार्थी ई शिविर विजय 2020 के समापन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान जसवंत जी खत्री। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। शिक्षा में आपने एमटेक LLM तक शिक्षा प्राप्त की है और अभी वर्तमान में आप श्री गंगानगर में अधीक्षण अभियंता के पद पर PWD में कार्यरत हैं। आपसे आग्रह है हमें पाथेय प्रदान करें। युवा मित्रों, नई तकनीक से आप सबसे जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले 2 दिन से विभिन्न शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और कार्यक्रमों के अंतर्गत आप सब लोग शिविर को एंजॉय कर ही रहे हैं। मैं अपनी बात मेरे रेल के प्रवास में कुछ अनुभवों से प्रारंभ करता हूँ। एक बार मैं रेल से यात्रा कर रहा था तो मेरे पास के कूपे में कुछ बुजुर्ग महानुभाव, शायद सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे, चर्चा कर रहे थे। मैं उनके पास ही के कूपे में बैठा उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने अपने वार्ता के बीच में अचानक एक वाक्य बोला। वाक्य था, यूथ इज यूजलेस। फिर उनकी व्याख्या में उन्होंने कहा, ये जवान लोग बेकार हैं, किसी काम के नहीं। उनके इस वाक्य को सुनते ही मेरे मन में प्रश्न खड़ा हुआ। दुनिया भर में भारत की युवा शक्ति के बारे में एक विशेष पहचान है और हमारे समाज के ये समझदार बुजुर्ग और अनुभवी लोग ऐसा कैसा वर्णन कर रहे हैं। मैं शांत रहा। थोड़ी देर में उन्हीं वार्तालाप के बीच में उनका दूसरा वाक्य आ गया, यूथ इज केयरलेस। ये लोग लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं। मुझे उनका ये दूसरा वाक्य भी ठीक नहीं लगा। मैं सोच रहा था उनके बीच में जाऊं, लेकिन रुका। मेरे इंतजार के बीच में तीसरा एक और वाक्य आया। वाक्य था, यूथ इज लाइक मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मिसाइल। उनके इस तीसरे वाक्य के समाप्त होते ही मुझसे रहा नहीं गया और मैं उस मंडली के बीच में जा पहुंचा। उन्हें सम्मानपूर्वक, आदरपूर्वक निवेदन किया, प्रणाम किया और उनसे उनकी चर्चा में शामिल होने की अनुमति मांगकर उनके बीच बैठ गया। परिचय हुआ। फिर मैंने उनसे कहा, मैं आपकी बात काफ़ी देर से सुन रहा हूँ, लेकिन आपके द्वारा बोले गए 3 वाक्यों से मेरा थोड़ा मतैक्य नहीं है, मत भिन्नता है। मैं आपकी इन 3 बातों से समविचार नहीं रखता हूँ। तो उसने कहा, क्या बात हुई साहब, बताइए क्या हुआ। मैंने कहा, आपने एक स्टेटमेंट बोला, यूथ इज यूजलेस। मैं चाहूँगा कि आपका ये वाक्य इस रूप से कहा जाए, यूथ इज नॉट यूजलेस, दे आर यूज्डलेस। वो बेकार नहीं है, उनको काम में कम लिया जा रहा है। सभी आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगे और कहा, हाँ, बात आपकी ठीक है। मैंने कहा, आपके अगले वाक्य से फिर मेरी मत भिन्नता है। उनका फिर क्या हो गया। मैंने कहा, आप लोगों ने कहा दे आर केयरलेस, लापरवाह, बेपरवाह लोग हैं। मैंने कहा, देखो भाई, दे आर नॉट केयरलेस, दे आर केयर्डलेस। उनकी परवाह कम की जा रही है, उन पे ध्यान कम दिया जा रहा है, उनको उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही जितनी दी जानी चाहिए। फिर उनका, हाँ, बात आपकी ठीक है। उनको गलियों के, मीडिया के और समाज के मझधार में ले जाकर के छोड़ दिया गया है, उनकी अपनी नियति पर। फिर मैंने कहा, अगर आप थोड़ा बहुत विज्ञान के बारे में जानते हैं तो मैंने कहा, मिसाइल कभी भी मिसगाइडेड नहीं होती। मिसाइल एक निश्चित
कोण पर पूरी ताकत के साथ निश्चित गंतव्य लक्ष्य की ओर प्रेरित होकर के प्रक्षेपित की जाती है। मिसाइल्स आर नॉट मिसगाइडेड बट दे आर गाइडेड। निश्चित लक्ष्य पे काम करने वाली मिसाइल होती है और ऊर्जा से संपन्न होती है। उन्होंने तीनों ही बातों पर अपना और विचार मेरे विचारों के साथ मेल करता हुआ बताया। बात यही समाप्त नहीं होती है। युवाओं को स्वयं अपने बारे में सोचना होगा और समाज को भी सोचना पड़ेगा। युवा जिनके साथ है, अभी आप महाविद्यालय विद्यार्थी हैं तो महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को सोचना पड़ेगा अपने बारे में। महाविद्यालयीन शिक्षक बंधुओं को सोचना पड़ेगा उनके बारे में, और अभिभावक गणों को भी सोचना पड़ेगा। मैं बात मेरी दूसरी यात्रा की कर रहा हूँ। एक बार इसी प्रकार से एक ट्रेन में जा रहा था तो कुछ स्कूल की छुट्टियों के बाद बच्चों का एक समूह अपने गार्जियंस के साथ छुट्टियां मनाने के लिए कहीं पर्यटन पे जा रहा था। मैं भी उन बच्चों के बीच में बैठा था। थोड़ा परिचय हुआ। परिचय होते ही बच्चों ने मुझे घेर लिया। अंकल कुछ पूछिए, कुछ पूछिए। मैंने कुछ छोटे छोटे सवाल पूछे। फिर उनमें से किसी एक बालक ने कहा, अंकल मैं आपसे कुछ बात पूछूं? मैंने कहा जरूर पूछिए। तो उस बच्चे ने एक प्रश्न पूछा, अंकल ये गाय कैडबरीज क्यों नहीं खाती? मैंने सोचा गायों के बारे में जानता हूँ, कैडबरी चॉकलेट के बारे में भी सुना है, लेकिन गाय कैडबरीज क्यों नहीं खाती ये प्रश्न पूछा जा सकता है, मेरी कल्पना से बाहर की बात है। मैंने अंततोगत्वा कहा भाई मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। बच्चों ने कहा अच्छा अंकल हार गए। मैंने कहा भाई आपके सामने हार मानता हूँ। मैंने कान पकड़े और कहा ठीक है आप बताइए। अच्छा अंकल मैं बताता हूँ। तो बालक ने बताया, बच्चे ने बताया, अंकल गाय कैडबरी इसलिए नहीं खाती क्योंकि वो रैपर नहीं खोल सकती। बात मजे मजे की थी, लेकिन उन मनोविनोद के बीच में मेरे मन में वो प्रश्न स्थायी रूप से मेमोरी में चला गया। बच्चों ने कौतूहलवश दूसरा प्रश्न पूछा। अब किसी नए बालक ने पूछा, अंकल मैं आपसे सवाल पूछूं? मैंने कहा पूछिए। तो उन्होंने कहा आपके दादाजी के पिताजी कौन थे? अब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके बारे में प्रश्न का जवाब देने वाला ऑप्शन पूछ सकता है, ए बताओ, बी बताओ, सी डी बताओ, फोन ए फ्रेंड करके पूछ सकते हैं क्या। लेकिन ये प्रश्न ऐसा था जिसमें विकल्प पूछा जाना अपने आप में ही शर्मिंदगी वाली बात थी। मैंने मन में सोचा मैं मेरे पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उनके पिताजी यानी दादाजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन दादाजी के पिताजी का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा बच्चों मैं फिर हार रहा हूँ। बच्चों ने कहा अच्छा अंकल हम बताएं। और प्रश्न पूछने वाले बालक ने उसका जवाब दिया। मैं सोच सकता था मुझे मेरे दादाजी के पिताजी का नाम मालूम नहीं है और ये बालक कहता है मैं बताऊं। तो मैंने उत्सुकता से, कौतूहल से, जिज्ञासा से कहा अच्छा बताइए। तब उन्होंने कहा अंकल बस आपके दादाजी के पिताजी आपके परदादाजी थे। जोरदार आनंददायी जवाब था। मेरे मन में आया कि इतनी छोटी सी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। इस दूसरे प्रश्न ने फिर मेरी मेमोरी में जगह बनाई। अब मैंने कहा बच्चों अब आप सवाल नहीं पूछना, लेकिन एक बालक ने कौतूहल से कहा नहीं मैं अंतिम सवाल पूछता हूं। मैंने कहा 2 सवाल के जवाब मैं नहीं दे पाया हूं। नहीं अंकल ये बहुत सरल है, अब आप जवाब दे दोगे। तो मैंने कहा अच्छा पूछिए। मन में घबराहट, पता नहीं कौन सा सवाल पूछेंगे। बच्चों ने कहा इस
पहेली का एक ही जवाब है। सवाल 4 है, इसमें जवाब एक है। मैंने कहा चलो पूछो। बच्चों ने पूछा, रोटी जलती क्यों, पान सड़ता क्यों, घोड़ा अड़ता क्यों और विद्या बोलती क्यों? मैंने कहा अच्छा, पान सड़ता क्यों, घोड़ा अड़ता क्यों, रोटी जलती क्यों और विद्या बोलती क्यों? ये मुझे बचपन में अकबर बीरबल की कहानियाँ सुनी हुई थी, तो मैंने कहा हाँ, इसका जवाब मैं तुरंत दे सकता हूँ, क्योंकि उसको फेरा नहीं गया था। बच्चों ने कहा वाह अंकल, बहुत अच्छी बात है, आप 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न का जवाब दे पाए, आपको हम उत्तीर्ण घोषित करते हैं। मैं उत्तीर्ण घोषित होने पर प्रसन्न था और बच्चे मेरी मजाक उड़ा करके प्रसन्न हुए। लेकिन यात्रा से लौट के मेरे मन में इन तीनों प्रश्नों के बारे में मैंने पुनर्चिंतन किया। फिर मैंने युवाओं के एक समूह में यही प्रश्न किए। मैंने कहा प्रश्न ये मेरे नहीं है, लेकिन युवाओं के संवाद में इसका जवाब क्या हो सकता है। मेरी बात शुरू करने से पहले मैंने उन युवा विद्यार्थियों के बीच में एक वाक्य बोला। मैंने कहा जो मैं वाक्य बोलता हूं उसको एज इट इज याद करना है, कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ घटाना नहीं है। युवा विद्यार्थियों में से कहा ठीक है आप बोलिए। मैंने अपना वाक्य प्रारंभ किया, करो, कुछ करो, कुछ तो करो, कुछ न कुछ करो। ठीक है सब कुछ करो, जीवन बीता जा रहा है, अब तो करो। युवा विद्यार्थियों ने कुछ एक ने ठीक दोहराया, लेकिन उस युवाओं के समूह में से एक खुसफुसाहट मेरे कानों में पड़ी। वो खुसफुसाहट थी क्यों करो। मैंने तुरंत उस खुसफुसाहट को लपक लिया। मैंने कहा इस युवाओं के समूह में मेरा ये प्रश्न है, प्रश्न चूंकि युवाओं के बीच में से आया है, लेकिन अगर मैं ये पूछूं क्यों करो तो आपका जवाब क्या होगा। तो कई जवाब आए। उनमें से ट्रेन में बच्चों के द्वारा पूछा गया वो सवाल जिसमें कहा गया था गाय कैडबरीज क्यों नहीं खाती। मैंने कहा इसमें से मेरे इस प्रश्न का जवाब है क्यों करो। तो जैसे गाय, घोड़ा, गधा, चींटी, चिड़िया, कौआ, ये जानवर हैं, इनके पास बहुत विकल्प नहीं है, ये भोग योनि है। मनुष्य ही केवल कर्म योनि है, क्यों उनके हाथ खुले हैं, उनका दिमाग खुला है। गाय कैडबरीज इसलिए नहीं खाती कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वो चारा खा सकती है, बाटा खा सकती है, घास खा सकती है। कैडबरीज उसके ऑप्शन में नहीं है, विकल्प नहीं है। आप क्यों करो, क्योंकि आप कर सकते हो। आप दुनिया में करने के लिए आए हो, कर्म योनि के अंतर्गत आए हो। युवाओं ने तुरंत दूसरा प्रश्न दागा। यहां भी प्रश्न दागे जा रहे हैं। प्रश्न था, पहला प्रश्न था क्यों करो, उसी में से युवाओं ने दूसरा प्रश्न पूछा। प्रश्न था किसके लिए करें। मैंने ट्रेन में पूछे गए बच्चों के उस प्रश्न को वापस जोड़ा। आपके दादाजी के पिताजी कौन थे, क्यों करो और किसके लिए करो, इसका जवाब इस प्रश्न में है, इस जवाब में है। हजारों हजार लाखों लाख की जनसंख्या में लोग आते हैं, पैदा होते हैं, स्कूलिंग करते हैं, कॉलेज करके विवाह होता है, अपने जैसे बच्चों की पैदाइश करके और बुजुर्ग होकर के दुनिया से चले जाते हैं। उस युवाओं के बीच में मैंने पूछा, जैसे मुझे मेरे दादाजी के पिताजी का नाम मालूम नहीं है, इसका कारण क्या है। मुझे गांधी जी का नाम मालूम है, मुझे भगत सिंह का नाम मालूम है, चंद्रशेखर आजाद का नाम मालूम है,
वीर विनायक दामोदर सावरकर का नाम मालूम है, राजेंद्र लाहिड़ी का नाम मालूम है, अशफाक उल्लाह खां का नाम मालूम है, अनंत कानेरे का नाम मालूम है, प्रफुल्ल चाकी का नाम मालूम है, महाराणा प्रताप का नाम मालूम है, जीजाबाई शिवाजी का नाम मालूम है, पन्ना धाय का नाम मालूम है। इनका नाम मालूम है क्योंकि ये रिलेटिव नहीं, मेरे संबंधी नहीं है, सीधे सीधे खून के रिश्ते नहीं है इनके हमारे साथ। लेकिन दादाजी के पिताजी का नाम मालूम नहीं है। समाज उनको याद रखता है जिन्होंने अपने स्वयं को छोड़ करके अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, संसार के लिए कुछ किया है, अपनों के लिए कुछ किया है, उनको समाज याद रखता है। हम 84 लाख योनियों में से एक प्रतिष्ठित योनि है मनुष्य, शेष योनियां भोग योनियां हैं। हमको दुनिया में किसी निश्चित उद्देश्य के साथ भेजा गया है और हम युवा है, हम कर सकते हैं, इसके लिए करना चाहिए, और हमें अपनों के लिए करना है, इसलिए करना चाहिए। क्यों करें, किसके लिए करें? प्रश्न आता है कैसे करें? उन्हीं महाविद्यालय विद्यार्थियों में से किसी एक ने पूछा, फिर कैसे करें? तो इसका जवाब है, मनुष्यों को अन्यान्य बेहतर विकल्प उपलब्ध है। गाय चारा खाती है, चारा ही खा सकती है। मनुष्य दूध पीता है, दूध पी सकता है, लेकिन दारू भी पी सकता है, स्मैक हेरोइन ले सकता है। विकल्प उसके पास है। जानवरों के पास न बेहतर विकल्प है न बदतर विकल्प है। मनुष्य उसमें से एक ऐसा प्राणी है जिसके पास सब तरह के विकल्प उपलब्ध हैं। कौन कैसा विकल्प चुनता है, उस पर काम करता है, अभ्यास करता है, और अंततोगत्वा उन विकल्पों के आधार पर अपने जीवन को परिभाषित करता है। एक युवा था गंगानगर में, आज से करीब 30-35 वर्ष पूर्व, नाम था शंकरिया कनपटीमार। युवा था, निर्भय था, रात के अंधेरे में निकलता, सड़क पर सोए हुए लोगों पर उनकी कनपटी पर अपने हथौड़े से प्रहार करता, और कनपटी पर मारे गए हथौड़ों में से जो आर्त निकलता, चीख निकलती, क्रंदन निकलता, स्वर निकलता, उस क्रंदन करते हुए स्वर को देख करके प्रसन्न होता था। शंकरिया कनपटीमार। समाज जीवन में जितने नाम आप लोग जानते हो महापुरुषों के, युवाओं के, जिन्होंने दुनिया बदली, देश बदला, उन सब लोगों ने बेहतर विकल्पों पे काम किया, और उन विकल्पों को न केवल चयन किया, उनका चयन करके उन पर अभ्यास किया। जिन जिन युवाओं ने बेहतर विकल्पों का उपयोग किया, चयन किया, उन पर अभ्यास किया, उन सब लोगों ने अपने जीवन को इस प्रकार से परिभाषित किया कि उनको आज भी हम सब लोग याद करते हैं। और केवल हम ही नहीं याद करते हैं, आगे आने वाली अनंत काल तक की युवा पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेंगी। जाति, पंथ, भाषा, बोली, देश, इनसे हटकर के उनको याद किया जाएगा। आप याद करो, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, राजस्थान के और 10 ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के नाम बताओ जो सबको सामूहिक रूप से याद है। आप जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, मान लो 500 लोग भाग ले रहे हैं, तो मुझे पूरा पक्का विश्वास है उन 500 में से 500 के समान 10 उत्तर नहीं होंगे। क्यों? अपने हित के लिए पढ़ना, एग्जाम देना, सेलेक्ट होना, ऊंचाइयां ग्रहण करना, इनको समाज याद नहीं रखता है।
ऐसे हजारों हजार लोग हैं जो अर्थ के क्षेत्र में, पैसे के क्षेत्र में ऊंचाइयां ग्रहण की, कोई याद नहीं करता। प्रशासनिक स्तर पे ऐसे अनेकों लोग हैं और अच्छे अंक प्राप्त करके प्रशासनिक क्षेत्र में और बड़े से बड़े अधिकारी बन के वो रिटायर हो गए, मोहल्ले में उनको कोई जानता नहीं। बेहतर विकल्पों का उपयोग करना और उनको अभ्यास करके समाज हित में हम कुछ कर रहे हैं, उन लोगों को समाज याद रखता है। कुछ नाम मैं बोलता हूं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे समाज में सक्रिय युवाओं को उनका नाम सुनते ही और उनके जीवन की रील पिक्चर आपकी आंखों के सामने घूमने लगेगी। मैं उन लोगों के नाम ले रहा हूं जो आज दुनिया में जिंदा है, पुराने इतिहास के नाम अभी मैं नहीं ले रहा हूं। पांडिचेरी की राज्यपाल, तुरंत आपको ध्यान में आएगा किरण बेदी। प्रशासनिक स्तर पर उनके अनुशासनात्मक निर्णयों को लेकर के उनको मुख्य धारा से हटा करके और तिहाड़ जेल का मुखिया बना दिया गया। प्रशासनिक क्षेत्र में इसको प्रताड़ना माना जाता है, लेकिन इस प्रताड़ना को पारितोषिक मान करके उन्होंने तिहाड़ जेल को रिसोर्स सेंटर बना दिया। अन्य अन्य कारणों से जो जेल में आए लोग बैठे हैं वो किसी न किसी विधा में और तज्ञ हो सकते हैं, तो उन्होंने अलग अलग चुना। ये पढ़े लिखे जो लोग हैं, किसी कारण से जेल में आना पड़ा उनका मन बना करके उनको स्कूलों में, कॉलेजेस में लेक्चर के लिए भेजा। आउटसोर्सिंग फ्रॉम तिहाड़ जेल। प्रतिभाओं को तराश करके जो समाज में जिसके प्रति सम्मान नहीं और त्याज्य ग्रुप है, जेली कैदी, उन कैदियों को मोटिवेट करके समाज हित में उनका कुछ उपयोग हो सकता है, ये उपयोग किया तो मैग्सेसे अवार्ड मिला किरण बेदी। पाकिस्तान से लौट करके आए, वहां की किसी होटल में चाय बनाने की होटल पे नौकरी की, गल्ले पर बैठना शुरू किया और धीरे 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 मेहनत करके कुछ पैसा बचाया और छोटी सी होटल से काम शुरू किया और दुनिया में आज 5 स्टार डीलक्स होटलों की सीरीज खड़ी की। उनको हम MS ओबेरॉय के रूप में जानते हैं। GR खैरनार, जिनकी मां घरों में जाकर के पोछे लगाने का काम करती थी, मुंबई बृहन महानगर पालिका में वो अधीक्षक बने। उस समय विश्व के तस्करी के माफिया डॉन, उनकी मुंबई की इमारतों पर बुलडोजर फिरा दिया। लोग कहते थे इस संपत्ति की ओर जो तिरछी नजर से देखता है उनको गोलियों से उड़ा दिया जाता है। GR खैरनार ने डी डॉन पाकिस्तान में जो आज बैठे हैं, उनकी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगों को जमीन दोज कर दिया। आज भी जिंदा है वो। अमूल जैसा गांव के लोगों के घरों में से थोड़ा थोड़ा दूध इकट्ठा करना, वर्गीज कुरियन, श्वेत क्रांति, अब तो हालांकि चले गए वो। ग्रामीण किसानों को श्वेत क्रांति करके, दुग्ध क्रांति करके और अमूल जैसे बहुत बड़े विश्वव्यापी ब्रांड का पार्टनर बनाया। आज गुजरात के हजारों हजार किसान उस अमूल के शेयर होल्डर्स हैं। वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वेणुगोपाल, आंखों के दुनिया भर में जितने ऑपरेशन हुए उस समय जब वो थे, तो सबसे ज्यादा ऑपरेशन करने वाला एक व्यक्ति डॉक्टर वेणु। ऐसे सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण हम ध्यान कर सकते हैं। बिहार में
एक सामान्य घर में पढ़ा लिखा युवक किसी कारण से और शहर की यात्रा करने के लिए घर से बाहर निकलता है, यात्रा पूर्ण हुई है, सर्दियों का समय, सवेरा हो चुका है, नेचुरल कॉल, शौच के लिए जाना है, आसपास देखता है कोई शौचालय नहीं है, परेशान होता है। बस स्टैंड के पास के घरों में से निकलती हुई रोशनी पर दरवाजे खटखटाता है, कोई जवाब नहीं देता है। अगले घर पे दस्तक देता है, गृह स्वामी बाहर आते हैं, उनको कहते हैं ये कोई शौचालय है, इट्स नॉट पब्लिक टॉयलेट, आपकी हिम्मत कैसे हुई? उसने कहा मैं ऐसे से आया हूं, मुझे बहुत दिक्कत है। उन्होंने कहा आगे आगे चलिए, आगे चलिए। अंततः किसी एक गृह स्वामी ने द्वार खोला है, शौच से निवृत्त हुए हैं। बिंदेश्वर पाठक। यात्रा करने वाले लोगों को नए शहर में जाने पर प्रातःकाल इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है, दिन में भी दिक्कत हो सकती है। इसके लिए संपूर्ण भारत में सुलभ शौचालयों की श्रृंखला खड़ी की। आपकी पीढ़ी की तो नहीं, लेकिन हमारी पीढ़ी के लोगों ने सिर पर मैला ढोने को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है। आज जैसे स्वच्छ टॉयलेट घरों में नहीं होते थे, लोहे के पात्र में शौचालय में पात्र रखा होता था और उन पात्रों को निकाल करके शौच इकट्ठा करके अपने सिर पर ढो करके उनके निष्पादन की कार्यवाही हमारे स्वच्छकार वाल्मीकि समाज के लोग करते थे। आज ऐसी स्थिति नहीं है। किसने बीड़ा उठाया? ये बिंदेश्वर पाठक, ये जो पूरे भारत भर में सुलभ शौचालयों की श्रृंखला खड़ी करने वाला। अनेक अनेक उदाहरण हो सकते हैं। कभी आप दक्षिण भारत की यात्रा पे जाओ तो गोवा से केरल का जो रास्ता है, मडगांव रेलवे स्टेशन से तिरुवनंतपुरम, दुनिया की सबसे सुंदर रेल, पहाड़ों के बीच में घाटियों को काटते हुए, सुरंगों को पार करते हुए, बनाने वाले ई श्रीधरन, इंजीनियर श्रीधरन, अपने जीवन में एक भी छुट्टी नहीं ली मेट्रो की रचना का। दुनिया में रेल के बारे में जो ये क्रांति हुई, इस क्रांति को विश्व प्रसिद्ध बनाने वाले हमारे ई श्रीधरन। मैं दूर की बात नहीं करता हूं, छोटे छोटे शहरों में अनेक प्रकार के कैरेक्टर हैं। मुझे आप ही की तरह से एक युवा विद्यार्थी, अभी तो इंजीनियर हो गए, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हुए गरीब बस्तियों में विज्ञान पढ़ने वाली उन बच्चियों को पढ़ाना जिनके माता पिताओं में से माताएं कहीं पोछा झाड़ू लगाने जाती है, पिता कहीं रेहड़ी लगाता है, वेल्डिंग का काम करता है, ठेला चलाता है, मजदूर है। मजदूरों के बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपने ले सकते हैं। तो ऐसी चयनित 40 बच्चियों को पढ़ाना, मैं भी उस समूह में जाया करता था। हेमंत पटेल अभी पाली में इंजीनियर है। 40 के 40 बच्चियों के 100% प्रथम श्रेणी के अंक, और उनमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में 75 से अबव, जिनके माँ बाप के यहाँ ट्यूशन पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, घर में स्वतंत्र पढ़ने के कमरा नहीं है, उसी कमरे में माता पिता रहते हैं, उसी में बच्चे रहते हैं, उसी में बकरियां बांधी हुई है। इसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से प्रथम श्रेणी और उससे अच्छे अंकों में उत्तीर्ण कराने के लिए अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्रतिदिन 2 घंटे 3 घंटे लगातार हर दिन देना। मिशन क्या है? समाज ने मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने लायक बनाया, मेरी भी कोई भूमिका है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम कुछ बन जाएंगे उसके बाद करेंगे। कभी कभी उसके लिए बहुत बड़े पद की आवश्यकता नहीं होती है। आपके ही पास में जालोर के एक शिक्षक संदीप, अभी तो प्रथम श्रेणी के व्याख्याता हैं,
लेकिन वो प्रथम श्रेणी के नहीं थे, तृतीय श्रेणी के अध्यापक थे। उस समय पूरे देश भर के शिक्षाविदों के बीच में जाकर के दिल्ली में उनका भाषण होता है, काहे के लिए? बच्चों के थैले का भार कम कैसे किया जाए। अभी स्कूलें बंद है, कॉलेज बंद है, एक नवाचार चला रखा है। इस समय चयन करके पुस्तकें पढ़िए, और मुझे जहां तक जानकारी है 1000 से अधिक अध्यापक शिक्षकों को नई नई पुस्तक पढ़ने की प्रेरणा दे चुके, काम चालू है। बीकानेर के मुझे एक टीचर याद आते हैं, अभी सेवानिवृत्त हुए, तो 1 वर्ष हुए बड़ी मुश्किल से, मोहर सिंह यादव। उनकी पत्नी एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, बच्चे पढ़ करके स्थापित हो गए। उनके मन में प्रश्न आया, अब मेरे बच्चे सेटल्ड हैं, हम दोनों अच्छा खा कमा रहे हैं, शहर में मकान है, इस जीवन की और श्रेष्ठतर भूमिका क्या हो सकती है? तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया ही था। उन्होंने अपनी तनख्वाह में से एक ऑटो खरीदा, लोड बॉडी टैक्सी खरीदा और निकल पड़े अपने ही कॉलोनी में, बीकानेर की व्यास कॉलोनी के डी सेक्टर में घर घर जाकर के कचरा इकट्ठा किया। ब्यूटी पार्लर में आने वाली महिलाओं ने मजाक उड़ाया कि आपके पति म्युनिसिपैलिटी में पार्ट टाइम करने लगे क्या? पत्नी ने कहा आपने कौन सा काम शुरू किया है? और बहुत अच्छे काम है, घर घर कचरा इकट्ठा करना, ये अच्छा नहीं लगता है। मोहल्ले की लेडीज टॉन्ट करती हैं। मोहर सिंह बोलते हैं मुझे इस काम में सुकून मिलता है। और उन्होंने धीरे धीरे करते 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 आज बीकानेर शहर में ऐसी दर्जनों कॉलोनियां हैं जिसमें उनके द्वारा समाज के लोगों को प्रोत्साहित करके एक स्वच्छता प्रेरी नाम का एनजीओ खड़ा किया, और वो एनजीओ आज बिना सरकारी सहायता के शहरी लोगों की सहायता को आधार बनाकर स्वच्छता का काम कर रहे हैं। एक सामान्य कर्मचारी, किसी दुर्घटना में उनके एक पुत्र की मृत्यु हो गई, जहां रहते वहां कोई शमशान नहीं, जातीय आधारित शमशान हमारे मारवाड़ में एक संकट है। उनके मन में आया, अपने पुत्र के संस्कार करने के बाद बीकानेर में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो यहाँ के रहने वाले नहीं, अलग अलग बिरादरी के लोग हैं। कुछ बिरादरियां इस शहर में है ही नहीं, वो अपने बुजुर्ग व्यक्ति के मृत्यु के बाद उन शवों का संस्कार कहाँ करें, इसके लिए कोई जगह नहीं। तो उनके मन में विचार आया, मैं स्वयं आगे होकर के एक शमशान खड़ा करूंगा। आज 20 वर्ष से अधिक हो गए, वो 85 वर्ष से अधिक का युवा गांधी, वो अपनी लूना लेकर के सवेरे 8 बजे जैसे ऑफिस जाते वैसे ऑफिस के लिए निकलता है, और बीकानेर के श्रेष्ठतम और संस्कार भूमियों में से एक भूमि वो चलाते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है हम क्या काम कर रहे हैं। आप लोगों ने एकदम सामान्य ग्रामीण वनवासी दशरथ माझी का नाम सुना होगा। वर्षों तक और उनकी पत्नी को लकड़ियां लाने के लिए घर तक आने में, बकरियों को लाने में पूरा पहाड़ पार करके आना पड़ता था। वन स्थली से घर तक आते आते घंटों बीत जाते थे। उनके मन में आया, मैं इस पहाड़ को तोड़ करके सुरंग बनाऊंगा। दशरथ माझी लग गया, रोज 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे काम करता, और कुछ ही वर्षों में वो इतना बड़ा पहाड़, उस पहाड़ ने रास्ता दिया एक अकेले उस युवक को। हालांकि करते करते वो युवक नहीं रह गया, लेकिन अपनी ही आयु में अकेले प्रयत्नों के आधार पर उसने पहाड़ को काट करके एक चौड़ा रास्ता बना दिया। नाम था दशरथ माझी। फिल्म बनी उसके ऊपर, एक वनवासी के ऊपर। करो, कुछ करो, कुछ तो करो, कुछ न कुछ करो। जीवन बीता जा रहा है,
अब तो करो। हम सब युवा हैं, शारीरिक रूप से सक्षम है, मानसिक रूप से बुलंदियों को अपने साथ लेकर के, बौद्धिक रूप से सक्षम है, पढ़े लिखे हैं, सूचना क्रांति के दौर में काम कर रहे हैं। आज हमसे किसी भी प्रकार के विषय में कुछ भी छुपा नहीं है। हमारे आसपास के उदाहरण लेके काम कर सकते हैं, समाज जीवन में काम कर रहे अनेकानेक लोगों को फॉलो कर सकते हैं। मैंने सामान्य उदाहरण भी दिया, लेकिन कभी कभी कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में टर्निंग पॉइंट आते हैं। नाम है एन कृष्णन, ताज होटल का चीफ शेफ, लाखों रुपए का पैकेज, मदुरई में अपने छुट्टियों में अपने गांव मदुरई में आते हैं, सवेरे टहलने के लिए निकलते हैं। फुटपाथ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसके बाल बड़े हुए, पता नहीं कितने दिनों से नहाया नहीं है, उसकी पीठ से चिपक चुका है, हड्डियां दिख रही है। भूख के मारे तड़पते हुए स्वयं का शौच खाने के लिए उद्यत, वो हिल जाता है। एन कृष्ण हिल जाता है। मैं एक एक थाली के 20-20, 25-25 हजार रुपए लेता हूं, परोसता हूं 20-20 हजार रुपए की थालियां, और मेरे शहर में, मेरे शहर के फुटपाथ पर मेरे शहर का एक बुजुर्ग विक्षिप्त मनुष्य स्वयं का सोच खाने के लिए मजबूर हो रहा है। क्या देखा हूं मैं? टर्निंग पॉइंट आता है। ताज होटल की नौकरी छोड़ देता है, अपने घर से रोज सवेरे नाश्ता बना के निकलता है। फुटपाथ पर जो अपाहिज हैं, अभावग्रस्त हैं, विक्षिप्त हैं, भूखे हैं, उनको अल्पाहार कराता है, दोपहर में भोजन कराता है, शाम को डिनर कराता है, छुट्टी के दिन उनके बाल काटता है, उनकी शेव बनाता है, नहलाता है। लाखों लाख रुपए का पैकेज छोड़ करके फुटपाथ पर जीवन बिताने के लिए आ खड़ा होता है एन कृष्णन। सुनीता कृष्णन बचपन में गैंग रेप की शिकार हुई, चेहरे पर एसिड डाल दिया गया। अगर कमजोर होती तो सुसाइड कर लेती, लेकिन नहीं, मेरे पर बीते हुए दुख के क्षणों में से ही जीवन तलाशा, और ऐसे जिनके चेहरे दुष्कर्मियों ने एसिड से घायल कर दिए हैं, उनको जीवन की नई दिशा देना सुनीता कृष्णन एनजीओ शुरू किया। रेलवे प्लेटफॉर्म पे घर बार छोड़कर आए बच्चे, समतोल फाउंडेशन मुंबई, जिनके माँ बाप ने उन्हें तलाशा नहीं, समाज ने उन्हें भिखारी के रूप में कुछ देना, दुत्कारना जारी रखा। ऐसे बच्चों को इकट्ठा करके उनको पढ़ाना, संस्कारित करना, उनके लिए छात्रावास चलाना, समतोल फाउंडेशन। करने के लिए बहुत कुछ है मित्रों, समय की सीमा है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमने मनुष्य रूप में जीवन हमें मिला। हम बड़े सौभाग्यशाली, हमको भारत में जन्म मिला, एक उस घर में जन्म मिला जिसकी मान्यता है कण कण में भगवान है, जिसकी मान्यता है आत्मा सो परमात्मा है, जिसकी मान्यता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी होने चाहिए, जिसकी मान्यता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणी मात्र में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, वसुधैव कुटुंबकम हो। ये जिसकी मान्यता है, ये जिसकी मान्यता है, यहां कोई पराया नहीं है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, कोई पराया नहीं। ऐसे उदात्त जीवन दर्शन के घरों में हमारा जन्म हुआ, हमने उन घरों में संस्कार लिए हैं।
एक और सौभाग्य है कि हम युवा हैं। अभी हमारे खून में तरंग है, तर उड़ाई है, हम कुछ कर सकते हैं। एक और बड़ा सौभाग्य है, हम उस संगठन से जुड़े हुए हैं जो आज दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। समाज जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र में नहीं है जिनसे प्रेरणा लेकर के आज दुनिया के सबसे बड़े संगठन खड़े हो गए हैं। 1925 में एक डॉक्टरी पढ़ने वाला युवा डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार डॉक्टरी की पढ़ाई की। घर पे आने के बाद माता पिता तो हालांकि बहुत पहले बचपन में उनके गुजर गए थे, लेकिन उनके चाचा ताऊओं ने कहा इनकी तुम्हारा विवाह की व्यवस्था करेंगे, तुम्हारे लिए बर्मा से ऑफर आया, तुरंत ज्वाइन करो, हम आपके विवाह की योजना कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, लेकिन मैं स्वयं डॉक्टरी नहीं करूंगा, मैं समाज की डॉक्टरी करूंगा। आज जो हमारा देश गुलाम है, किन कारणों से गुलाम हुआ? इतने प्रकार के सब प्रकार की क्षमता वाला देश, बुद्धि के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, वैभव के क्षेत्र में, जनसंख्या के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों के अंदर नंबर 1 राष्ट्र आज गुलाम क्यों है? इस पर मैं काम करूंगा, लोगों को संगठित करूंगा। जाति, भाषा, पंथ, भाषा, बोली, नेता, नारा, पार्टी, विचारधारा, इन सब भेदों को भूल करके संपूर्ण भारतवासियों को ये भारत मेरी माँ है और हम इसके सुपुत्र हैं। सुपुत्रों के रहते हुए भारत माता की यह स्थिति रहे, यह मुझे स्वीकार नहीं है। उन्होंने देश में रहने वाले बालकों से काम प्रारंभ किया, स्कूल विद्यार्थियों से अपना काम प्रारंभ किया 1925 में, और 1940 में अपनी मृत्यु से पूर्व संपूर्ण भारत के हर प्रांत में काम खड़ा किया। आज हम उस परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार, उस युवा के द्वारा पूरे विश्वव्यापी एक सबसे बड़े संगठन के सक्रिय सदस्य के रूप में हम हैं, यह भी हमारा गौरव है। हमारे मन की प्रत्येक सात्विक इच्छा को पूरा करने का तंत्र हमारे साथ है। हम कोई भी सात्विक काम है अपने बलबूते पे उठा सकते हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए युवाओं को साथ लेकर के हम हमारी रुचि का, प्रकृति का, स्वभाव का कैसा भी अनुकूल काम ढूंढ करके उसमें अपनी शक्ति का, क्षमता का, बुद्धि का, विवेक का, टेक्ट का, टेक्नोलॉजी का इन्वेस्ट करें और उनमें से अपने जीवन की नई परिभाषाएं बुने। अभी 2 दिन पहले ही और प्रताप सिंह बारहट का जन्म दिवस था, जिसके लिए उसकी माँ रोती थी। उसके मोहल्ले वाले, उनके समकक्ष मित्र कहते तेरी माँ रो रही है, तू क्रांति कर रहा है। उसने कहा मेरी माँ मेरे लिए रोती है, मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए देश की हजारों माताओं को रुला नहीं सकता। आज के इस अवसर पर आप जैसे ऊर्जावान, सक्षम, समझदार, टैलेंटेड युवाओं से मेरा निवेदन है, इन सब सौभाग्यों को समेटकर माई कंट्री इज माई कैरियर, मेरा देश ही मेरा भवितव्य है। और आज हम उस पड़ाव पर हैं जिस समय सारी दुनिया भारत की ओर उत्सुकता से नहीं, विश्वास से देख रही है। भारत इस दृश्य को बदल सकता है। आज हमको गौरव है, हम ऐसे देश के नेतृत्व को विश्व के सामने संभावनाओं के रूप में देख रहे, पूरा विश्व देख रहा है। हम एक ऐसे समय में युवा है जिस समय पूरी दुनिया हमारे कर्तृत्व का यशोगान कर रही है। हमें भी, हम जहाँ रह रहे हैं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपनी बस्ती से, अपनी गली से, अपने गांव से, अपने शहर से, अपने कॉलेज से, अपने मित्रों के समूह से साथ लेकर के नया नवाचार करें। जो आज तक किसी ने किया हो तो भी ठीक है, नहीं किया तो हम नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। हम स्वयं उदाहरण बने, अपने लिए कुछ, अपनों के लिए सब कुछ। एक अंतिम संघर्ष करना पड़ सकता है, हारने वाले नहीं है, न थकेंगे न हारेंगे।
अंतिम 4 पंक्तियां बोल के मेरी वाणी को विराम देता हूं। आंधियां चलेंगी, तूफान उठेंगे, मेघ गरजेंगे, बिजलियां कड़केंगी, फिर भी हम झंझावातों के बीच में से ध्येय का दीपक जलाए आगे बढ़ते रहेंगे। ध्येय का चयन उपलब्ध सब विकल्पों में से बेहतर विकल्प चयन करना और उस पर लग जाना। 1 लाइफ 1 मिशन। आप सब यशस्वी हो, इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। वसुंधरा परिवार हमारा, वसुंधरा परिवार हमारा, हिंदू का यह विशाल चिंतन